नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और रात 9 बजे में हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिन भर की 3 बड़ी खबरों के बारे में, यानी कि बिहार में क्या हुआ, बिहार के मुंगेर में क्या कुछ हुआ है, क्यों दोबारा से आगजनी वहां पर हुई, आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी खबर हमारी रहेगी कि क्या कुछ बोले हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के मंत्री, उन्होंने ये कबूलनामा किया है कि पुलवामा का जो अटैक था वो पाकिस्तान ने ही करवाया था, वहां संसद में उन्होंने बोला। और तीसरी खबर रहेगी कंगना रनौत को लेकर के कि कैसे और क्यों बढ़ रही है कंगना रनौत की मुश्किल। इन तीनों मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम बिहार में जहां एक तरफ चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं अब आपको हम बता दें कि किस तरीके से 26 अक्टूबर को जो पूरा वाकया हुआ, जहां मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, वहां पर लोगों को रोका जा रहा था, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करी, लाठीचार्ज के बाद वहां पर गोलियां चली जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जो एक बच्चा था उसकी मौत हो, एक युवक था उसकी मौत हुई है। और उसके बाद से ही वहां पर बवाल चल रहा है। मुंगेर में गोलीकांड पर बवाल लगातार चल रहा है, आपको बता दें। और क्या कुछ हुआ है ये पूरा प्रकरण, ये आपको साफ तौर पर बता देते हैं कि पहले दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन, उसके बाद वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज, फिर फायरिंग हुई और उसके बाद दहक उठा मुंगेर चुनाव के बीच में। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, आज जो पूरी तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से दोबारा से मुंगेर काले धुएं में बिल्कुल छा गया था, जिस तरीके के हालात हुए, पुलिस ने जिस बड़ी ही मशक्कत के बाद आज कंट्रोल कर पाई है इस पूरी स्थिति को। मिथिलेश जी बिल्कुल, ये सीधे तौर पे कर सकते हैं कि ये पूरे मामला 26 अक्टूबर की रात 11:20 पर हुई है। और जिस तरीके की ये घटना घटी है, ये बहुत ही बिहार के लिए सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शर्मनाक है। चुनाव के पहले इस तरीके की घटना अवांछनीय माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का एएनबी न्यूज ने अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर उठाया है, उसमें साफ तौर पे पुलिस की ही इसमें साफ खास करके दिखाई दे रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से फायरिंग किया है। और जिस तरीके से ये कहानी गढ़ी गई है, वो दुर्गा पूजा की मामला पूरी तरीके से रखा गया है। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान 26 अक्टूबर की रात में फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार पुलिस की चूक का खुलासा हुआ। बिहार पुलिस का दावा था कि उपद्रव कर रहे लोगों ने फायरिंग की और उपद्रवी की गोली से एक की मौत हुई है। लेकिन जो एएनबी का जो पुष्टि सूत्र हैं, ये पूरी तरीके से बता रहे कि जो फायरिंग की गई थी वो मुंगेर पुलिस के द्वारा की गई थी। इसको लेकर के सीआईएसएफ की इंटरनल रिपोर्ट भी आया था, जिसके तहत में ये सारे मामले को डीआईजी जो पटना में जो बैठते हैं, उनके पास में सारे के सारे रिपोर्ट को रखा गया था। ये जिस तरीके का मामला था, इस जोन के आईजी और दिल्ली स्थित मुख्यालय को भी भेजा गया इस मामले को कि जो घटनाएं घटी है उसके जिम्मेवार कौन है। इन तमाम मामलों को लेकर के जो मगध के डिविजनल कमिश्नर असंगवा चुबा है, वे सारे मामले को जांच कर रहे हैं। आपको पूरी बातों को बताते हुए चलते हैं कि ये मामला जो था आपका, राज्य पुलिस ने 20 जवानों को 10-10 के 2 टुकड़े में बांटा था। एक जो टुकड़ा था उसमें एसएसबी के जवान थे और बिहार पुलिस के भी जवान थे। उन सभी लोगों को दीनदयाल उपाध्याय चौक के पास में तैनाती की गई थी। करीबन रात के करीब 11:45 पर विसर्जन की यात्रा शुरू हुआ था और उसी समय लोकल पुलिस और वहां के जो स्थानीय श्रद्धालु थे या युवा लोग थे, वे सारे लोगों के बीच में एक बहस होता है। अब बहस सीधे तौर पर तनाव का रूप धारण कर लेता है। उसी दरमियान में वहां पर एक हवाई फायरिंग की जाती है, जिससे और जो फायरिंग की जाती है वो फायरिंग लोकल पुलिस के द्वारा की जाती है। मिथिलेश, बेहद संक्षेप में, फायरिंग की क्या जरूरत पड़ गई थी? लाठीचार्ज किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते थे, पुलिस खुद तैयार नहीं थी। ऐसे में वहां पर लोगों को छटनी करने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए फायरिंग कर देंगे और उसके बाद अब ये हालात। बेहद संक्षेप में मिथिलेश। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात है कि रात्रि के समय था, 11:45 रात्रि के वक्त होता है और उस वक्त के दरमियान में पुलिस वहां पर मौजूद थे। अब पुलिस के और श्रद्धालुओं के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, वो इतनी तेज और इतनी उग्रता था, जिसके तहत में पुलिस को फायरिंग करना पड़ा और फायरिंग में तहत में ही एक व्यक्ति की मौत हुई। वहां पे एक और भी बातें बताना चाहूंगा जो ये सब जी मिथिलेश। तो मिथिलेश से हमारा संपर्क टूट गया है। मिथिलेश मिश्रा ज्यादा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ हुआ है बिहार में और कैसे एक मूर्ति विसर्जन में जा रहे शख्स को गोली लगती है और उसके बाद जो स्थिति बनती है, वो आज आप सब ने देखी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर।
और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का कि क्या कुछ हुआ है, क्या जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान में मंत्री। वहां की संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि भारत, पहले तो बोला कि भारत डर रहा, भारत की वजह से पाकिस्तान को डर लग रहा था और इसी को चलते उन्होंने अभिनंदन को रिहा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत ने अगर अटैक कर दिया तो उनकी फोर्स को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। और वहीं बात कर लेते हैं, उसके बाद एक और कबूलनामा आया। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि पुलवामा आतंकी हमले में उसका ही हाथ था। ये सबूत भारत के पास पहले से ही है। लेकिन अब पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भी संसद में कहा है कि पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी। ये देखिए इन तस्वीरों में, इस तस्वीर में अभी आपने जिनको देखा, फवाद चौधरी, उन्होंने संसद में बोला है अपने प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाते हुए कि पुलवामा में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने करा, तो सीधे तौर पे कबूल किया। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो अनिल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ। अनिल जी, सीधे सीधे 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे करूंगी मैं ये कि पाकिस्तान को इतना डर लग रहा था और अब ये स्थिति बेहद साफ हुई, क्योंकि खुद उनके मंत्री ने ये बोल दिया है कि पाकिस्तान डरा हुआ था और इसी के चलते अभिनंदन को छोड़ दिया। अनिल जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आज बहुत खुश हूं जी कि जो बात हमारे डीजीएमओ ने कहा और जो हमारे उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और गवर्नमेंट ने भी कहा कि हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किए और उसके बाद में उसमें काफी आतंकी मारे, तो उसके ऊपर बहुत सवाल उठे। ऑपोजिशन ने भी कहा जी हमें प्रूफ दीजिए, हमारी फौज के ऊपर सवाल उठे, हमारी एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठे। तो आज जो है, जब पाकिस्तान के अंदर से अपने आप, जब उनके मंत्री, उनके एक्स स्पीकर वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के उनके चीफ का क्या हाल था, तो ये मैं कहूंगा इससे बड़ी चीज और अच्छी नहीं हो सकती और ये इसकी और पुख्ता सबूत और इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता कि जब पाकिस्तान के अपने उनके असेंबली में खड़े होके उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी हैं बाजवा साहब, उनके पैर कांप रहे थे, उनसे पसीना आ रहा था कि उनको पता था कि अब तो अगर हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हमारा मटिया मिलेट होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से। उसके तो बाद एक ये तो एक मैं कहूंगा आज बहुत अच्छा दिन है जी। और दूसरा देखिए, दूसरा एक और सोने पे सुहागा ये हुआ हिंदुस्तान के लिए कि आज जो हम कहते रहे कि पुलवामा जो एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और उसमें पूरी कड़ियां जोड़ी हैं, जिसमें बताया है कि पुलवामा अटैक जो है वो पाकिस्तान की साजिश थी और उसको किस हिसाब से, उनको किस ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स के साथ में वो किया गया, उसको मुकम्मल किया गया, हमारे जवान मारे गए। और ये आज उनके फवाद चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया, पीठ थपथपाते कहा कि भाई देखो ये तो इमरान खान ने कराया है। और यही हिंदुस्तान कहता है आज तक कि पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म को एज स्टेट पॉलिसी यूज कर रहा है और आज इससे बड़ा सबूत और क्या मिल सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये सबूत लेके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए और पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के लिए फुल जोर लगाना चाहिए उनको। हमें डिप्लोमेटिक अपना सारे जोर लगा देना चाहिए, सारे मुल्कों को इकट्ठा करना चाहिए कि ये देखिए ये टेररिस्ट स्टेट है जो ये हिंदुस्तान के साथ 90 से हमारे लोगों को मरवा रहा है, यहाँ पे टेररिस्ट ट्रेन करके भेज रहा है और आज इनके अपने मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी हमने कराया और वो उसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे मुल्क को क्या करना चाहिए? एज ए टेररिस्ट स्टेट इमीडिएटली डिक्लेयर करना चाहिए, FATF में ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और इस
मैं इसी पे आने वाली थी कि एफएटीएफ में भी बीते दिनों यही बात उठी थी कि ऑलरेडी पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इसको ब्लैकलिस्ट करने की बात उठी थी, लेकिन उस वक्त कुछ तय नहीं हो पाई बातें। लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, उसको पैसे के द्वारा भी मदद कर रहा है, चाहे असलहों के द्वारा मदद कर रहा है, टेररिज्म बढ़ाने की लगातार कोशिश, और उसके बाद चीन भी अब पाकिस्तान के समर्थन में भारत को आंखें दिखाने के लिए। लेकिन क्या मुमकिन है कि भारत उससे डर जाएगा? भारत डरने वाला नहीं है, ये भारत ने बड़ा क्लियर कर दिया है। आपने देखा कि चीन किस तरीके से जब लद्दाख के अंदर घुसा है, और उसके बाद में गलवान में क्या हुआ, हमने 20 जवानों की शहादत जरूर हुई है हमारी, पर चीन के 100 से ज्यादा जवान मरे हैं, और आज तक चीन उतना साहस नहीं कर सका उनका पूरा बताने के लिए। दूसरा, जो हमारे जो जवानों ने पंगर लेक के उधर और चशूल सेक्टर के अंदर जो किया है, जिस हिसाब से उन्होंने पहाड़ियों के ऊपर अपना कब्जा जमाया है, ये चीन को पता लग गया है कि भारत यहां से अब जो जितना हो गया, अब इससे आगे चीन को नहीं बढ़ने देगा। जी अनिल जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी अनिल गौर जी से जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, उनसे तमाम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਜਾਈ 'ਚ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। तो पाकिस्तान के मंत्री इरफान, आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है आपको इरफान खान के मंत्री ने, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए जो इस वक्त आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी महासचिव पर हमला हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कुलगाम जिले के काजी कुंड के वाईकेपोरा में ये हमला हुआ। भाजपा महासचिव फिदा हुसैन पर उग्रवादियों ने हमला किया है। तो यानी कि पाकिस्तान कभी भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अपनी नापाक हरकतों को वो एक के बाद एक करता ही जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ हालात हैं वहां पर इस वक्त? जो बीजेपी के महासचिव हैं फिदा हुसैन पर उग्रवादियों ने जो हमला किया है, क्या हालत है सबसे पहले उनकी? जी देखिए, जो बीजेपी के महासचिव हैं फिदा हुसैन इतू, उनकी मौत हो चुकी है, और उनके साथ 2 और लोग थे, वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और आपको बता दूं कि काजीकुंड का इलाका पड़ता है ये, और उसके बाद आतंकियों ने सबसे पहले उनके ऊपर फायरिंग की है, और ग्रुप जो है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है, और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, और उन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने ऐसी कायराना हरकत जो है वो की है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही
सेटबैक है, क्योंकि लगातार आतंकी जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मौत के घाट भी उतार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी अपनी नापाक हरकतों में भी कामयाब हो रहे हैं। जी, इन तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेहद दुखद कि जो बीजेपी के महासचिव जो हैं उनकी इस हमले में मृत्यु हो गई है। बीजेपी के महासचिव पर हमला किया गया और आतंकवादियों ने यह हमला किया। बार बार पाकिस्तान को समझाया जाता है लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। और एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं अनिल गौर जी का। अनिल जी, जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान को बार बार समझाया, प्यार से भी समझाया, बात करके भी समझाया, वार्तालाप भी की गई, सब कुछ करके देख लिया गया, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आने को तैयार ही नहीं है। श्वेता जी, बात यह है, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि 70 साल से वो ये कहता रहा है, अपने लोगों को झूठ बोलता रहा है कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब उसको अगर वो राग अलापना बंद कर दे तो जो लोग अपने हैं उसके जो शहरी हैं, उसके जो लोग हैं, वो ये पूछने लगेंगे कि भाई साहब आपने ये तो किया नहीं, पर ये बताइए ना यहाँ डेवलपमेंट हुई, ना यहाँ पे हमें स्कूल कॉलेज मिले, ना यहाँ अस्पताल मिले, ना यहाँ कारोबार है, ना यहाँ नौकरियां हैं, और ना ही कश्मीर आया हमारे पास, तो आपने किया क्या 70 साल से? दूसरी बात, जो पाकिस्तान की फौज है, फौज का वजूद ही ये इसलिए है कि वो एक कश्मीर को लेके बैठा हुआ है कि जी हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमने कश्मीर लेना है। 4 लड़ाइयां उसने कर चुका, उसको कुछ नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उसके अलावा जो है, अब वो 90 से ऑपरेशन टोपैक के जरिए जो जियाउल हक ने कंसीव किया था, उसने कहा जी हम टेररिस्ट भेजते हैं, वहां जाके लोगों को मारेंगे, वहां दहशतगर्द सारे करेंगे और जो कश्मीर के लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। अब जब पॉलिटिकल प्रोसेस भी शुरू हो गया, पंचायत इलेक्शन वगैरह हो गई, एक नॉर्मलसी बन रही है सब जगह, आर्टिकल 370 और 35 से अबॉर्गेट हो गया। अब सारा आप देखिए, ना कोई वहां पत्थरबाजी चल रही है, ना वहां कोई नारे लग रहे हैं, ना पाकिस्तान के झंडे लग रहे हैं। तो अब ये जो आतंकवादी हैं, ये अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के और दूसरे जो सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी के चेयरमैन हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं, ताकि ये उनको एक हिसाब से जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, जो आम आदमी के लिए एक मैं कहूंगा अच्छी बात हो रही है, उसको सुने जा रहे हैं, वो बंद हो जाए, तो वो काम काज सारे बंद हो जाए और ये फिर वापस दहशतगर्दी के अंदर घुस जाए कश्मीर घाटी। पर ये होने वाला नहीं है। अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये रेजिस्टेंस फ्रंट वही है, हिजबुल मुजाहिदीन और ये बाकी जितने ये हैं दहशतगर्द के ग्रुप्स हैं, ये सारे अब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि इनकी लीडरशिप देखिए, जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है, 1 साल से ऊपर तकरीबन 250 से 300 के तकरीब इनके जो मिलिटेंट्स हैं वो मारे गए हैं, टेररिस्ट मारे गए हैं, और इनमें इनकी सारी टॉप लीडरशिप चली गई है, इनकी मिडिल लीडरशिप चली गई है, और इनकी जो नए जो रिक्रूट बने वो भी चले गए। अब जो इनके पास बचे हैं वो बचे खुचे थोड़े से लोग हैं जो ज्वाइन हुए, या थोड़े से पुराने वाले जो बचे हैं, वो भी आप देखिए रोज 4-5 मारे जा रहे हैं। अब ये लोग अपना वजूद दिखाने के लिए इकट्ठे हो गए और उन्होंने नाम बदल दिया अपना, और उसके रख दिया दी रेजिस्टेंस फ्रंट। ये आपस में सारे अब इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि अब इनके नंबर इतने कम हो गए हैं कि अब इनको अपना डर है कि इनको पता है आज नहीं तो कल, क्योंकि कश्मीर का अवाम जो है, कश्मीरी अवाम जो है, वो इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। और जब भी कोई टेररिस्ट किसी घर में छुपता है, कहीं जाता है, उसकी इतला जो है पुलिस को देते हैं, और वहां पे आप देखिए कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करते हैं और उसको मार देते हैं। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, इसी के खिलाफ जो है आप देखें, ये पॉलिटिकल किलिंग जो हैं ये चल रही हैं, और ये मैं कहूँगा चलती रहेंगी। इसके लिए हमें खुद अपने आप को सतर्क करना पड़ेगा। ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनको खुद अपना ध्यान अच्छा रखना पड़ेगा कि भाई ऐसे ना कहीं जाएं, या बिना सिक्योरिटी के ना जाएं जहां पे उनको खतरा, मतलब कि उनके साथ उनके ऊपर वार हो सके। क्योंकि हर जगह जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये दहशतगर्द जो है, कि भाई यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी हो, यहाँ पे जो माहौल है वो खराब हो, ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बंद हो, और दुनिया को लगे कि नहीं, कश्मीर में अभी तक नॉर्मलसी आई नहीं है। तो इसमें ये कामयाब नहीं होंगे,
क्योंकि आप देखिए ये जो अभी जिन्होंने ये कार्रवाई की है, ये जिसमें फिदा हुसैन जी को इन्होंने, मैं कहूँगा, शहीद किया है, ये जो लोग हैं आप देखिए 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं मिलेंगे, और आप ही खबर सुनाएंगे सारे देश को कि ये जो मिलिटेंट्स इनमें इन्वॉल्व थे ये मारे गए हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अब जो सिस्टम है उधर वो बहुत अच्छा है, और लोगों का ताउन जो है, मैं कहूंगा कश्मीरी लोगों का ताउन जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो बार बार जब भी कहीं छुपता है कोई उसकी इतला देते। इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब नाइकू जब जिंदा था तो उसने एक वीडियो भी जाहिर किया था, और उसने पोस्टर भी भेजे थे, सब जगह लगाए थे कि भाई अगर कोई ऐसा दहशतगर्द आपके घर में पनाह लेने आता है, आप इसके बारे में किसी को ना बताएं, ना अपने पड़ोसी को, ना अपने रिश्तेदारों को, किसी को मत बताएं, क्योंकि उनको इतना डर लग गया था कि भाई उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन इतला कर रहा है पुलिस को, और क्यों हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही थी। अनिल जी, लेकिन बेहद जो महत्वपूर्ण है ये दो बयान जो सामने आए हैं। पहले सरदार अय्यज सादिक जो पूर्व स्पीकर रहे पाकिस्तान के, जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया था कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तो किस तरह से वहां पर माहौल था, एक जो डर का माहौल था, और पाकिस्तान में जो डर देखा जा रहा है, एक तो ये खुलासा, और उसके बाद अब ये दूसरा खुलासा जो वहां पे उन्हीं के मंत्री ने इमरान खान को की पीठ थपथपाने की कोशिश करते करते खुद ही फिसल गए वहां पे, जो उन्होंने एक ये जो टेररिस्ट अटैक था उसको ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया, ये कह करके कि इमरान खान के तहत, यानी कि उनकी जो गवर्नेंस है उसके तहत ही ये अटैक हुआ। बिल्कुल, देखिए मैं तभी तो कह रहा हूं आज तो बहुत अच्छा दिन है हिंदुस्तान के लिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। हिंदुस्तान को ये जो बयान है ये यूनाइटेड नेशन में ले जाने चाहिए, बाकी सारे मुल्क जितने मुल्क हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स को देना चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाफ उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। बिल्कुल। देखिए हमने जब 47 में, जब हमारा 49 में जब यूनाइटेड नेशंस को रेजोल्यूशन गया था ये कश्मीर के ऊपर, तो उसमें भी पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था एज एग्रेसर, और उसको कहा था उसने वेकेट करना है। हमने उसके ऊपर जोर नहीं लगाया, तो ये जो स्थिति बनी हुई है पीओ वगैरह के की वगैरह, ये इसलिए बनी है। पर अब हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए, डिप्लोमेटिक हमें पुश करना चाहिए पूरा का पूरा, और हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पर डिप्लोमेट्स का जो मीटिंग है, जो डिप्लोमेट्स सब सा करके बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एफएटीएफ में भी ये बात रखनी चाहिए ताकि जो ग्रे लिस्टेड पाकिस्तान किस तरीके से टेरर फंडिंग करता है इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर, और अब ये समय आ चुका है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना ही चाहिए। अनिल गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, रक्षा विशेषज्ञ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना टाइम आपने निकाल करके आप एएनबी पर आए। तो आज इन मुद्दों पर चर्चा, बेहद महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए, क्योंकि आज दो बातें साफ हो गई। पहला कि भारत से डरा पाकिस्तान, और दूसरा पुलवामा अटैक को लेकर के खुद पाकिस्तान ने स्थिति का स्पष्टीकरण दे दिया। एएनबी न्यूज पर फिलहाल इतना ही मेरे इस कार्यक्रम में, लेकिन तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।